जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो ये इस साल का आखिरी एडिटोरियल एनालिसिस का लेक्चर होगा। इसके बाद हम अगले साल में मिलेंगे एडिटोरियल एनालिसिस के लिए। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 29th एंड 30th दिसंबर के जो रेलेवेंट आर्टिकल्स आए हैं फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो दोस्तों कुछ ऐसे 5 आर्टिकल्स हैं जो रेलेवेंट हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं कुछ कोर्सेज के साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि अब हार्डली 5 मंथ्स रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो जो आपका प्रीलिम्स 2022 है उसके लिए टाइम कम है, और आपको ये भी पता है कि प्रीलिम्स क्लियर करना आज के टाइम पे कितना बड़ा चैलेंज है। पूरे साल की मेहनत कई बार 1 या 2 क्वेश्चंस के कारण हमारी खराब रह जाती है, क्योंकि हम प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। कई बार हम कट ऑफ से बहुत ही कम नंबर से रह जाते हैं। तो इस करके बहुत जरूरी है कि देखिए पूरा साल हम पढ़ तो रहे हैं, हम तैयारी तो कर रहे हैं, हम अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, नोट्स भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी टाइम है जब हमने क्विकली रिवाइज करना है। बिकॉज जब हमारा टाइम 2 या 3 महीने का रह जाता है प्रीलिम से पहले, तो रिविजन बहुत जरूरी होती है। रिविजन ही हमको काम आती है। तो वो जो 5, 6, 10 नंबर से हम रह जाते हैं या 2-3 नंबर से हम रह जाते हैं, तो हम कैसे कट ऑफ से सेफली 10-15 नंबर ज्यादा लेके आ पाए, उसके लिए आने वाले 4-5 महीने बहुत बहुत सिग्निफिकेंट साबित होंगे। तो इसलिए स्लीपी क्लासेस हम आपके लिए कोर्सेज लेके आए हैं, तो हम आपको पूरी सपोर्ट करना चाहते हैं इस दौरान, ताकि आप अपना प्रीलिम सक्सेसफुली निकाल सकें, मेंस लिख सकें और आप अपना सपना 2022 में पूरा होता देख सकें। दोस्तों कुछ कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज आप हमारी वेबसाइट पे जाके, स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, और जल्द से जल्द इसको एनरोल करा सकते हैं। अगर आप एक सच में सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप सच में अपने प्रीलिम्स को लेके बहुत फोकस्ड हैं, सीरियस हैं, और आप सच में बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना प्रीलिम्स अच्छे नंबर से निकालना चाहते हैं, देन यू शुड नॉट इग्नोर दीज कोर्सेज। एक तो हमारा स्टैटिक कोर्स है, जीएस का कोर्स है। इसमें आपकी कंप्लीट जीएस की कवरेज होगी। जो भी देखिए स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, तो जो भी आपके स्टैटिक कंपोनेंट्स रहते हैं उस सब की इसमें कवरेज होगी। दिस इज अ कंप्लीट जीएस क्रैश कोर्स। दिस विल बी कवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 12 वीक्स। तो इसमें कुछ 72 लेक्चर्स होंगे, 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स होंगे ओवर द कोर्स ऑफ दिस 12 वीक्स। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका स्टैटिक ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप स्टैटिक इजीली कर सकते हैं, स्टैटिक में आपका कमांड अच्छा है, और आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स जो है वो थोड़ा वीक है, कि करंट अफेयर्स में आपको थोड़ी पॉलिशिंग चाहिए, तो हमारे पास एक करंट अफेयर्स का कोर्स भी है। तो इसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स कोर्स जो है ये हमारा 16 मंथ्स का करंट अफेयर्स का कोर्स रहेगा, यानी कि जनवरी 1, 2021 से लेके अप्रैल ऑफ 2022 तक जो भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स होंगे, अगेन डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट्स, जो भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स होंगे रिलेटेड टू हिस्ट्री, रिलेटेड टू पॉलिटी, रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, रिलेटेड टू आईआर, रिलेटेड टू ज्योग्राफी, रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, तो ये सब की सब कवरेज हम आपके साथ करेंगे। ये भी 12 वीक्स का कोर्स होगा, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपने करंट अफेयर्स को अपना ज्यादा पॉलिश करना है, स्टैटिक आपका ठीक ठाक है, तो आप इस कोर्स को भी बाय कर सकते हैं। देखिए इन दोनों कोर्सेज में टेस्ट सीरीज नहीं होगी। अगर आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो वो भी हमारे पास कोर्स है। तो यानी कि अगर आपको करंट अफेयर्स का आपने कोर्स ले लिया, करंट अफेयर्स का आपने 16 मंथ्स की कवरेज कर ली हमारे से, लेकिन अब आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अब आप अपने स्किल्स को और पॉलिश करना चाहते हैं, आप उसको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। तो अगर करंट अफेयर्स के कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज, तो वो ये वाला कोर्स रहेगा। दिस विल बी अवेलेबल फॉर 8,000 रुपीज, और इसमें आपके 28 मॉक टेस्ट रहेंगे। तो इसमें मॉक टेस्ट में आपके हाफ लेंथ टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। ये जो 28 टेस्ट होंगे, इसमें आपका स्टैटिक वाला कंपोनेंट भी कवर्ड रहेगा, करंट अफेयर्स वाला कंपोनेंट भी कवर रहेगा। और अगर आपने क्रैश कोर्स जीएस का भी लेना है, यानी कि स्टैटिक पार्ट का, आपने क्रैश कोर्स करंट अफेयर्स का भी लेना है, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए जिसमें दोनों स्टैटिक और करंट अफेयर्स हो, तो उसके लिए आप ये वाला कोर्स बाय कर सकते हैं। तो ये वाला कोर्स 15,000 रुपीज के लिए अवेलेबल होगा। तो इसमें कंप्लीट कवरेज रहेगी जीएस स्टैटिक के कोर्स की भी, करंट अफेयर्स के कोर्स की भी, और साथ के साथ आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें अगेन हाफ लेंथ टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट पे जाके, आप इन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करके भी इन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। देर मत कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स को बहुत अब कम टाइम रह गया है। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एज सून एज पॉसिबल। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आर्टिकल्स के टूवर्ड्स। तो पहला आर्टिकल है, ये हिंदू में आया है, हरिद्वार हब्रिस ऑफ हेट मस्ट बी स्टॉप। देखिए क्या कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट है हेट स्पीच का। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले
अभी 10 दिन पहले की बात है, हरिद्वार में एक संगठन, कुछ हिंदू रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जो बहुत फंडामेंटलिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम कह सकते हैं। सो उन्होंने एक ऐसा मीटिंग, रिलीजियस असेंबली कंडक्ट करी थी हरिद्वार में, उत्तराखंड में, और जहां पे बहुत सारी ऐसी बातें प्रोपोगेट करी गई थी जो कि हेट स्पीच के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यति नारसिंगनंद सरस्वती। ही इज द हेड प्रीस्ट ऑफ द देसना देवी टेम्पल विच इज इन यूपी, एंड ही इज अ हाई रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द जूना अखाड़ा। ठीक है, अब हेट स्पीच की बात करें, अब ये थोड़े फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, ये थोड़ा हार्डकोर एक्सट्रीम हिंदू आइडियोलॉजी वाला ग्रुप है। देखिए, अब औरंगजेब तो इस टाइम पे नहीं बैठा हुआ, ठीक है, तो वो बातें करने की आज से 500 साल पहले, 400 साल पहले, 600 साल पहले, 800 साल पहले मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने हम पे हमला किया था, मंदिर तोड़े थे, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, नोबडी इज डिनाइंग दैट। बट आज 2021 है, तो आज 2021 में चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब ने तरक्की करनी है। ठीक है, यहां पे लोग आज के टाइम पे इतने लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी बहुत बार कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना, हिंदू मुसलमान को गरीबी से लड़ना है, पॉवर्टी से लड़ना है, हंगर से लड़ना है। तो अब हमारे सामने ये ऑप्शन है कि क्या हम इस बात को स्वीकार करें कि हिंदू खतरे में है, कि मुसलमान खतरे में है, कि सिख खतरे में है, या हम कम्युनल हार्मनी की भावना प्रमोट करें। जो बातें हमारे प्रियम्बल में इंश्राइंड हैं, जो बातें हम फ्रेटर्निटी की करते हैं, ब्रदरहुड की करते हैं, कि हम उन बातों को प्रमोट करें। तो ये हमारे सामने सवाल उठता है। ठीक है, तो इस असेंबली में काफी स्पीकर्स थे हु हैड रेज्ड द बोगी ऑफ एन इस्लामिक थ्रेट टू इंडिया एंड द हिंदूज, कि हिंदू खतरे में है। तो ऐसा तो वैसे कुछ नहीं लगता कि हिंदू खतरे में है, किसी को भी खतरे में नहीं होना चाहिए। हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, तो यहां पे सारे धर्म के लोग इक्वली कोएग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की भावना ऐसे सोसाइटी में स्प्रेड करना, दिस लीड्स टू व्हाट? कम्युनलिज्म। ठीक है ना, स्वामी प्रभुवरन गिरी, प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू रक्षा सेना, ही सेड, you have seen this at the Delhi border. They killed Hindus and hung them. There is no more time. The case now is that either you prepare to die now or get ready to kill. There is no other way. देखिए, आपकी पर्सनल रिलीजन आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, आप हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, पर यह कहना कि देखिए हमारा इतिहास गवाह है कि मुसलमान इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने हिंदुओं को मारा था, सिखों को मारा था, मंदिर तोड़े थे। अब आज के टाइम पे 2021 में अगर हम सेम डर के साथ रहेंगे तो हम अपनी सोसाइटी में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी इंश्राइंड होती है, तो ये सब बातें नहीं हो पाएंगी। इस तरह की बातों से हम क्लियरली $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तो नहीं बनने वाले हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब वहां पे उस पर्टिकुलर असेंबली में रूलिंग पार्टी के, यानी कि बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी इन यूपी आल्सो एज ऑफ नाउ, एंड ऑब्वियसली इन द सेंटर आल्सो, तो उनके ही कुछ विधायक गण यहां पे इस असेंबली में बैठे थे। ये और चिंता की बात है, बिकॉज इस तरह के जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको और शह मिलती है अगर सरकार इनको सपोर्ट करती है। अगर सरकार की तरफ से कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं आता, अगर इनके ऊपर केस नहीं लिए जाते हैं, तो इनको और शह मिलती है। तो इस तरह की रिलीजियस असेंबलीज और ज्यादा ऑर्गेनाइज करते रहेंगे आने वाले टाइम में। कंसर्न्स क्या है? नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाई इन इंडिया इट हैज बीन सो डिफिकल्ट टू आइसोलेट एंड प्रोसिक्यूट हेट स्पीच। ठीक है, अब क्या सरकार इनके अगेंस्ट यूआपा का केस लगाएगी? क्या सरकार इनके अगेंस्ट एनएसए का केस लगाएगी? क्या ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स नहीं है? ये कहना कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, तो आप किसको खतरे में डाल रहे हो? आप अपने देश को ही खतरे में डाल रहे हो, बिकॉज आप कम्युनलिज्म की भावना प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो कितनी और मस्जिदें रहेंगी, कितने और मंदिर गिरेंगे? तो इस करके ये जो एलिमेंट्स हैं, क्या ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स नहीं है? सवाल ये उठता है। तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स चुप क्यों रहते हैं? Why are they not able to clearly recognize the extent to which the hate-filled narratives will lead to the actual events? तो देखिए, अब सही में क्या है क्या नहीं है वो तो हम नहीं जानते हैं। पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं कि फेक न्यूज की बात करें, हेट स्पीच की बात करें, तो चाहे सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे ये बातें प्रमोट ना हुई हो। इससे क्या होगा? लोगों की जानें जाएंगी, अफवाहें फैलेंगी, रूमर्स फैलेंगे, और उससे ऑब्वियसली कम्युनलिज्म जो है उसकी टेंडेंसी और बढ़ेगी। ठीक है, सो दिस इज नॉट गुड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। हेट स्पीच वर्सेस फेयर स्पीच, तो इंडिया में हमको डिस्टिंक्शन करना नहीं आता क्या कि हेट स्पीच क्या है और फेयर स्पीच क्या है? हेट स्पीच यानी कि दैट एक्सप्रेसेस थ्रेट्स, अब्यूज, वायलेंस, प्रेजुडिस which promotes communal tendencies. This can be against any community, this can be against any community, any caste.
फियर स्पीच क्या है? फियर स्पीच एक्सप्रेसेस अननोन एंड अनवेरिफाइबल थ्रेट्स, यानी कि जिसको हम फेक न्यूज़ कहते हैं। अगर हम फियर स्पीच की बात करें तो इस तरह की रूमर्स फैलाना, इस तरह की गलत रूमर्स फैलाना जिससे लोगों के अंदर एक और भय की भावना और ज़्यादा इंक्रीज होगी, फिर और बढ़ेगा, और इसके चलते लोगों के अंदर एक एंग्जाइटी। अब देखिए, अगर आज कोई जाके बोले कि भाई हिंदू खतरे में है, तो लोग फिर डर जाएंगे कि सच में ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि भाई हमको किस बात का खतरा है, हिंदुओं को किस बात का खतरा है। ठीक है, तो वो जो बंदा हिंदू नहीं होगा, तो कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, तो ऐसे इस तरह के जो हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स होंगे, तो ये तो किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को जो हिंदू नहीं है उसको मारना शुरू कर देंगे, बिकॉज उनके लिए वो बंदा जो हिंदू नहीं है वो उनकी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। पॉलिटिक्स ऑफ हेट स्पीच, तो सबसे ज्यादा जो दुखद बात है वो ये है कि देखिए, अब हम देखिए आज के टाइम पे तो हर चीज़ लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट हो गई है ना। अब आज के टाइम पे इंसान आपका नाम पता आपसे बाद में पूछता है, पहले आपसे ये पूछता है कि आप लेफ्ट के हैं कि आप राइट के हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। तो अगर आप लेफ्ट के हैं तो आपको फिर एंटी नेशनल कहा जाता है, अगर आप राइट के हैं तो फिर आपको वाह वाह करी जाती है। ठीक है, तो बट जिस भी आइडियोलॉजी को आप स्वीकारते हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप स्वीकारते हो, पर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के नाक के नीचे इस तरह के काम होने, ये किसी दंगे से कम नहीं है। बिकॉज ये जो सब बातें हो रही हैं, ये आगे जाके जो टेंडेंसीज क्रिएट करते हैं उससे ही दंगे फसाद पड़ते हैं। ठीक है, इट वॉज वेरी शॉकिंग टू विटनेस दिस इवेंट बीइंग अटेंडेड बाय फंक्शनरीज of the ruling political party not only in the state but also in the center। so ये जो हरिद्वार में इवेंट हुआ था, यहाँ पे 2 बीजेपी के विधायक भी प्रेजेंट थे जो कि यूपी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं। तो ये एक बहुत कंसर्न का विषय है कि उनके नाक के नीचे इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो बहुत ज्यादा जो कट्टरपंथी में बिलीव करते हैं, इनको और शह मिलेगी, तो ये और ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें बोलेंगे। चलिए अगला आर्टिकल, द एफिशिएंसी मिथ ऑफ आधार लिंकिंग। सो सिग्निफिकेंस ऑफ आधार एनवाइसेज। देखिए, आधार आफ्टर ऑल आपका एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आधार वॉज अमंग अदर थिंग्स पर्पटली मेंट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी इन वेलफेयर प्रोग्राम्स। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भी आधार को मैंडेटरी लिंक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सोशल सर्विसेज ऑब्टेन करना है, पीडीएस की बात करें, तो अगर उसके साथ अगर अपना आधार अब लिंक कर रहे हैं अपने राशन कार्ड के साथ, मनरेगा कार्ड के साथ, तो अच्छी बात है। लेकिन मैंडेटरी होना, ये कोई बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरली है ये, राइट। और हमको ये भी पता है कि आधार, देखिए ये जो अगर आधार का इशू है, ये राइट टू प्राइवेसी के एम्बिट में भी आता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा यूनियन गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया था बहुत जल्दबाजी में। सरकार बहुत सारे बिल आजकल जल्दबाजी में ही पास करती है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत जल्दबाजी में बिल पास किया था कि भी जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाए। ठीक है, इससे जो डुप्लीकेसी है वो नहीं होगी, बोगस वोटर आईडी कार्ड जो जनरेट होते हैं वो नहीं होंगे। तो चलो ये बात सरकार ने बोली, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा बातचीत नहीं करेगी, ज्यादा स्टेक होल्डर एनालिसिस नहीं किया गया, जल्दबाजी में बिल पास कर दिया गया। लेकिन इस तरह का मूव अगर इंट्रोड्यूस करते हैं कि भी आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक करें, तो आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है, देखिए राइट टू प्राइवेसी तो सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट 2017 में साफ साफ कही थी कि राइट टू प्राइवेसी है। तो अगर हम अपना जो आधार का डेटा अगर लिंक करते हैं वोटर आईडी कार्ड के साथ, दैट इज ऑब्वियसली एन इन्फ्रिंजमेंट ऑन द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, सो इस करके ये भी एक सही मूव नहीं था। बहुत इसको हमने एडिटोरियल्स में भी क्रिटिसाइज किया था, एडिटोरियल एनालिसिस में भी इस मूव के बारे में काफी बातें करी थी, राइट, कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास सारा का सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, वोटर जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है उनके डेटा को यूज करके। ठीक है, तो ये यहां पे बात तो हमने डिस्कस कर ली थी। अब दूसरी बात आती है कि एफिशिएंसी के आधार की बात करें, तो अगर हम बात करें मनरेगा की, देखिए अब मनरेगा जो कार्ड होल्डर्स हैं उनका जो कार्ड है, मनरेगा कार्ड, अगर वो आधार के साथ लिंक्ड है, तो क्या वाकई में उनको टाइम पे पैसे मिल रहे हैं, टाइम पे उनको पेमेंट्स मिल रही हैं? इसके बारे यहां पे बात करी गई है। नाउ अनलाइक द गवर्नमेंट क्लेम्स, देखिए गवर्नमेंट क्लेम करता है कि आधार के आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, जो पैसे की लीकेजेस होती थी, यानी कि जो विचोलिए होते थे, अब उनका काम धंधा कम हो गया है। देखिए ये बात तो कोई हिडन नहीं है। अगर आज से हम 10 साल पहले की बात करें, तो मनरेगा प्रोग्राम के चलते जो भी पैसे गरीबों को मनरेगा प्रोग्राम के चलते देने होते थे, तो बीच में जो लोअर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, राइट, जो हम मिडिल मैन की बात करें, वो अक्सर ऐसे देखा जाता था गरीबों को पैसे नहीं पहुंचते थे, और जो पैसे थे वो जो बीच के विचोलिए हैं, जो लोअर ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, वो खा जाते थे। तो अब डीबीटी आ गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बातें हो रही हैं, आधार कार्ड लिंकेजेस की बातें हो रही हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बातें हो रही हैं, तो ये सब अच्छी बात है। इससे एटलीस्ट जिस बंदे ने काम किया है, जो भी मनरेगा कार्ड होल्डर है, जिसने मनरेगा एक्टिविटी में जो भी काम किया, तो उसको उसके पैसे मिल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, आधार को लिंक करने के बावजूद भी 100% इसमें लीक प्रूफ काम नहीं हुआ है।
ठीक है, तो इसमें अभी भी लीकेजेस हैं, अभी भी लोगों के पास पैसे नहीं आए हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली मेड क्लेम्स ऑन द सेविंग्स। सरकार ये कह रही है, देखिए आधार को लिंक करने से हमने कितने पैसे बचा लिए हैं। जो लीकिंग होता था, जो पैसे डाइवर्ट होते थे, जो पैसे बीच में बिचौलिए खा लेते थे, वो पैसे अब सेव हो जाते हैं, वो पैसे अब डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो सरकार का ये कहना है दैट कम से कम 34,000 करोड़ की सेविंग हुई है आधार कार्ड को इसके साथ, मनरेगा कार्ड के साथ लिंक करने से। ठीक है, तो इसको मैंडेटरी भी कर दिया था। इट इज मैंडेटरी टू लिंक द वोटर्स आधार, द वर्कर्स आधार विद देयर मनरेगा जॉब कार्ड्स, ताकि उनके बैंक अकाउंट में, उनका जो बैंक का खाता है जो उनके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होगा, साथ में यही इनके मनरेगा कार्ड होल्डर के साथ लिंक होगा, और इनको जो सैलरी आएगी इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चंस अगर हम बात करें, जो क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चनेबल क्लेम्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का तो कहना है कि हमने सेविंग्स बहुत करी है, कि लीकेजेस कम हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, जीन ड्रीस की बात करें, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सरकार एक गलत फहमी में रह रही है, वहम है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लीकेजेस अभी भी लोगों के पास पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्लेम्स कि भाई हमने एफिशिएंसी बढ़ाई है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम को यूज करके, आधार को लिंक करके एफिशिएंसी बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, दैट इज क्वेश्चनेबल। A recently completed study of around about 3,000 Manrega workers shows that 57% of the job cards of the 57% of job cards of the genuine workers were deleted in a quest to show 100% linking of Aadhaar with the job cards. क्योंकि पिछले कुछ 5-6 सालों में बहुत प्रेशर था ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर कि आपने जो फील्ड लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि आपने जो मनरेगा कार्ड होल्डर्स हैं उनका आपने आधार के साथ मैंडेटरी इसको लिंक करना है। तो इसके चलते काफ़ी सारे ऐसे एरर्स हो जाते हैं, काफ़ी जल्दबाजी में जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स थे उन्होंने इसके चलते काफ़ी सारे लोगों के जो जेन्युइन मनरेगा कार्ड होल्डर्स थे उनका कार्ड ही कैंसिल कर दिया था, ताकि वो ये शो कर सके कि जी कार्ड जो हैं वो आधार के साथ लिंक हो चुके हैं, बिकॉज ऊपर से बहुत प्रेशर था। ठीक है, तो यहां पे एक और कंसर्न जो शो होता है, जो सामने आता है, वो है ट्रांसपेरेंसी को लेके कि क्या ये वाकई में ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। देखिए, दो बातें यहां पे आती है। पहली बात तो बहुत सारे लोगों के अभी भी मनरेगा जो कार्ड्स हैं वो आधार के साथ लिंक नहीं हुए हैं, और दूसरा यहां पे इशू आता है जो कि ट्रांसपेरेंसी को डाउट करता है, सरकार के क्लेम को डाउट करता है, वो है मिसडायरेक्टेड पेमेंट्स का। यानी कि अगर मैं मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर हूं और मैंने अपना आधार कार्ड लिंक भी किया हुआ है, लेकिन तभी भी मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, किसी और के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं जबकि वो मेरे अकाउंट में आने चाहिए थे, तो मिसडायरेक्टेड पेमेंट्स व्हेन द आधार नंबर ऑफ वन पर्सन गेट्स लिंक टू दी somebody else's बैंक। ठीक है, तो मेरा जो आधार, मेरे पास मनरेगा कार्ड भी, मेरे पास आधार कार्ड भी है, मैंने सब बनवा लिया, मेरे पास बैंक अकाउंट भी है, लेकिन फिर भी जो मेरा आधार है वो किसी और के बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है। ये जो क्लरिकल एरर्स के कारण, देखिए क्लरिकल एरर्स बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती हैं। अब किसी गरीब की बात करें, आप किसी गरीब आदमी ने आधार कार्ड बनाया है, मनरेगा कार्ड है उसके पास, वो जाके अपना कार्ड जो भी आप उसको लिंक करने को कह रहे हो वो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा उसके अकाउंट में नहीं किसी और के अकाउंट में जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्लरिकल एरर्स के कारण है। तो कंप्लीटली फुल प्रूफ तो नहीं है ये सिस्टम, तो इस करके इसकी एफिशिएंसी पे यहाँ पे डाउट्स रेज किए गए, आवाज उठाई गई है, तो इस आर्टिकल में ये बात डिस्कस करी गई है। चलिए अगला आर्टिकल, AFSPA इन पर्सपेक्टिव। देखिए अब AFSPA को लेके, देखिए 6 दिसंबर को क्या हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं, मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में 13-14 इनोसेंट सिविलियंस को अनफॉर्चुनेटली दे डाइड, दे वर शूटेड बाय द एलीट 21 पैरा कमांडोज। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट अ रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट। देखिए आर्मी को लोगों को मारना ऐसे धक्के से तो पसंद नहीं है, ठीक है, आफ्टर ऑल यही आर्मी है जो हमको प्रोटेक्ट करती है, हमारे सरहदों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बहुत सारी बातें हुई हैं AFSPA को लेके, हमने एडिटोरियल्स में भी बहुत सारी बातें करी हैं कि AFSPA को, उसके AFSPA के प्रो क्या है, AFSPA के कॉन्स क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर AFSPA, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट AFSPA। 6 दिसंबर के इंसिडेंट के बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो आवाज़ उठी है सिविल सोसाइटी में से, नागालैंड की सिविल सोसाइटी में से, वो इस बात के लिए उठी है कि AFSPA को रिपील कर देना चाहिए, बिकॉज 13-14 इनोसेंट लड़के बेचारे मारे गए थे और ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। तो अगर AFSPA को हम अब नहीं रिपील करेंगे तो कब करेंगे। और AFSPA को लेके जैसे कि आप जानते हैं, मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में, कि अगर हम इरोम शर्मिला की बात करें तो 16-17 ईयर से वो भी AFSPA को लेके हंगर स्ट्राइक में थे इन प्रोटेस्ट ऑफ AFSPA। अब ये जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल इज रिटन बाय राजेंद्र प्रकाश, ही इज अ फॉर्मर रिटायर्ड मेजर जनरल। नाउ ही हैज सेड दैट लुक, हमको कोई मजा नहीं आता, आर्मी को कोई मजा नहीं आता कि, देखिए एडिटोरियल्स में क्या है, एडिटोरियल्स में हर एक चीज का व्यू समझना चाहिए। अगर हमने बात अगेंस्ट लिखनी है उसके लिए भी हमारे पास पॉइंट्स हो, और कोई बात अगर फेवर में लिखनी है उसके लिए भी हमारे पास पॉइंट्स हो। तो हमने AFSPA को हटाना क्यों चाहिए, वो सब तो हमने बातें डिस्कस करी एडिटोरियल कवरेज में, मोन डिस्ट्रिक्ट की जो अनफॉर्चुनेट किलिंग्स हुई थी। अब यहाँ पे ही बीइंग अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, ही सेइंग दैट लुक,
वाई यू ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर? अब हमको यानी कि आर्मी के लोगों को कुछ मजा तो नहीं आता ना अननेसेसरी लोगों को मारने के लिए, जो एलिगेशन लगाई जाती है आर्मी ऑफिशियल्स के ऊपर कि भी रेप इंसिडेंट्स हुए हैं, इनोसेंट सिविलियंस को मारा गया है। तो देखिए अब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, अब किसी के माथे के ऊपर तो लिखा नहीं हुआ कि वो टेररिस्ट है, कि वो इंसर्जेंट है, कि वो नहीं है, ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आर्मी के पास नहीं कि जिसको देखा उसको गोली मार दी। ऐसा देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, मैं ये बात पहले भी शेयर कर चुका हूं कि परहैप्स साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया इकलौती डेमोक्रेसी है जहां पे आज तक कोई मिलिट्री कू नहीं हुआ। म्यांमार में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, चलो पाकिस्तान को तो आपको पता ही है, अफगानिस्तान में देख लीजिए, चाइना में कौन सी कोई डेमोक्रेसी है, चलो वहां पर बेशक कोई कू नहीं हुआ, ठीक है। मालदीव्स का देख लीजिए। तो ये बहुत एक पेचीदा सा मामला है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे कू नहीं हुआ। तो इंडियन आर्मी पे एलिगेशन लगाना, वो बात भी सही है कि अट्रॉसिटीज हुई हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, लेकिन इनका ये कहना है दैट इंडियन आर्मी हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कि भी वो किसी को भी गोली मारे धक्के से, किसी को भी शूट करें, नहीं। नाउ कब होता है ये आसपा एक्सरसाइज, कब किया जाता है? जब सिविल अथॉरिटीज यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के जो सिविल अथॉरिटीज हैं, जब वो रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो इस तरह के जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, तो जब वो लागू किए जाते हैं, तो जब आसपा को लागू किया जाता है तो ही आर्मी को उससे पावर मिलती है। अदरवाइज तो आर्मी को, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, चाहे कश्मीर है, चाहे पंजाब है, तो आर्मी को तो कोई शौक नहीं लोगों को मारने का, ठीक है। द ओनली अदर पॉसिबिलिटी ऑफ सच यूज ऑफ फोर्स is sanctioned by the law which the armed forces use. Now the current modus operandi of terrorist, अब देखिए आज के टाइम पे नए नए तरीके, तौर तरीके ढूंढ रहे हैं टेररिस्ट, डर क्रिएट करने का, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का, लोगों को डराने का, धमकाने का। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट्स वहाँ पे चला रहे हैं। तो आज के टाइम पे तो ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, नक्सल ग्रुप्स हैं, ये बहुत एडवांस्ड हैं, ठीक है। इनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत फंडिंग इनको मिलती है चाइना और पाकिस्तान से। तो अब उस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में आपने आर्मी को भेजा है अभी अपना काम करने के लिए, तो आर्मी ने तो अपना काम करना ही करना है। तो अब वहां पे कोई सिविलियन अथॉरिटी प्रेजेंट ना हो, और आर्मी अब किसी सिविलियन अथॉरिटी की प्रेजेंस की वेट तो नहीं करेगी ना कि वहां का डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी है वहां पे आए और उसको परमिशन देके आप गोली चला दीजिए। अब आर्मी ने तो अपना काम करना है, आर्मी कैन नॉट वेट कि वहां पे कोई सिविलियन अथॉरिटी प्रेजेंट और उसके सामने ही वहां पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ताकि आर्मी अपना काम अपनी डिस्क्रिशन, सिचुएशन डिस्क्रिशन एंजॉय कर सके, इज एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल डिफेंस। आर्मी का बेसिक फंक्शन क्या है? एक्सटर्नल डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो पुलिस भी है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, लेकिन जब इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, हमने कश्मीर में देखा, पंजाब में देखा 80s में, तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी को डिप्लॉय करती है। तो बेसिक फंक्शन आर्मी का क्या है? इंटरनल स्टेबिलिटी और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को सेफगार्ड करना, ठीक है। तो इसके लिए आसपा बनाया गया है। नाउ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी की बनती है कि इलेक्टेड की बनती है? देखिए कानून तो कौन बनाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। उनको कौन चुनता है? आप चुनते हैं, हम चुनते हैं। इन अ डेमोक्रेसी ओनली द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज मैंडेटेड टू गवर्न। आर्मी, देखिए हम यहाँ पे हम एक मिलिट्री रूल तो नहीं चला रहे ना इंडिया में, यहाँ पे टचवुड आज तक कभी कोई कू नहीं हुआ। तो जो मैंडेट है गवर्न करने का वो आर्मी का तो नहीं है, वो तो सरकार का है, चाहे जो भी पार्टी हो। अगर इफ इट फेल्स और कैनॉट फाइंड पॉलिटिकल सॉल्यूशंस एंड नीड्स टू एक्सर्ट स्टेट पावर, देखिए पॉलिटिकल सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं। अगर देखिए वैसे तो आमतौर पे कोई भी संगठन हो, अगर कोई भी ऐसा इंसर्जेंट संगठन हो, कोई नक्सल ग्रुप की बात करें, कोई इंसर्जेंट ग्रुप की बात करें, टेररिस्ट ग्रुप की बात करें, तो बातचीत के साथ अगर बात बने, नेगोशिएशन के साथ, डायलॉग के साथ, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सब फेल हो जाए तो लास्ट में क्या हथियार सरकार के पास बचता है? आर्मी को डिप्लॉय करने का, आर्मी को बुलाने का, ठीक है। तो चाहे वो पंजाब में था 84 में, चाहे वो कश्मीर में था, आज भी कश्मीर में प्रॉब्लम है इंसर्जेंसी की, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो आर्मी is called in as the last resort. Now under such circumstances ordering a soldier, वो भी एक सिटीजन है। देखिए जो एक सैनिक है, जो पुलिस वाला है, या जो एक सोल्जर है, चाहे वो छोटे रैंक का हो, चाहे वो बड़े रैंक का हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट हो, चाहे पुलिस में कोई हेड कांस्टेबल हो, चाहे डीजीपी हो, वो भी तो सिटीजन है, वो भी उसी समाज से आए जिस समाज में आप और मैं रह रहे हैं। नाउ ordering a soldier is also a citizen to carry out counter-insurgency operations in the absence of any legal mandate. कोई भी राजनेता, कोई भी डीसी, कोई भी एसएसपी अपने छोटे सिपाही को या कोई बड़ा से बड़ा जनरल, किसी लेफ्टिनेंट को या किसी सिपाही को ये नहीं कह सकता कि मैं आपको आदेश दे रहा हूं जाके उसको मार के आओ, जाके उसको गोली मारो। ऐसा नहीं होता। कानून सैंक्शन देता है इस तरह के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को। तो अगर कानून सैंक्शन देगा, लीगल मैंडेट होगा, तो ही जाके ऐसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होंगे। सिर्फ मुंह से बात निकाली और वो करके आ जाओ, तो हम मिडीवल टाइम्स में नहीं रह रहे हैं। Once AFSPA is invoked, it must be executed in a military manner with restraint and responsibility.
तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो वे फॉरवर्ड में एक बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। उन्होंने बोला है कि आप इसको अबॉलिश करिए, आप इसको ह्यूमनाइज करिए, इसको सॉफ्ट करिए, अमेंड करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन जब तक आप जो पुराने मुद्दे हैं जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे, जिसका जो हल है वो पॉलिटिकली होगा, तब तक आप एस्पा को जितनी मर्जी गालियां निकाल दीजिए, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो फिर भी परसिस्ट करेगी। नाउ एट द फर्स्ट प्लेस इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो अभी तक क्या हम उस जड़ तक जा चुके हैं? क्या हम उस रूट कॉज को इरेडिकेट कर पाए हैं? अगर नहीं कर पाए हैं तो एस्पा को गाली निकालना या एस्पा को रिपील करना इज यूजलेस। ये बात इस आर्टिकल में करी गई है। ठीक है, देखिए हर एक पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। ये हम अपना बायस नहीं दे रहे हैं, जो आर्टिकल में बात करी गई है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ये थोड़ी सरल भाषा में। तो अगर आर्टिकल में बात करी गई है फेवर में तो हमको वो भी पता होना चाहिए, अगर आर्टिकल में बात करी गई अगेंस्ट में तो वो भी बात हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके आनी है। ठीक है, हम चाय कॉफी पीते पीते गपशप में तो नहीं लग सकते हैं, हमको यूपीएससी का एग्जाम लिखना है। चाय पीने तो नहीं हम वहां पे जाके चाय पे चर्चा करनी है, तो हमने एग्जाम लिखना है, मेंस में जब आंसर लिखने हैं तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत जरूरी है, एक एजुकेटेड ओपिनियन देना बहुत जरूरी है। तो इनकी बातें भी हमने जान ली, जो कह रहे हैं कि एस्पा को क्यों गालियां निकाल रहे हो। अब आपको और मेरे को तो पता नहीं यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या पता आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एस्पा को रिपील नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप जस्टिफाई करो, तो ये बातें आप लिख सकते हैं। तो इसमें यह कह रहे हैं कि ऐसे आप कंडीशंस बनाइए, ऐसे हालात बनाइए जहां पे इंसर्जेंट जो हैं वो कन्विंस हो सकें, वो अपने हथियार त्याग सकें और वो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन सकें, ताकि जो टेररिस्ट हैं वो टेरर ना करें, जो नक्सल के जो लीडर्स हैं वो अपने लोगों के अंदर ऐसे अंधविश्वास ना बढ़ाएं, सरकार के अगेंस्ट ऐसी भावनाएं ना फैलाएं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स ना स्प्रेड करें, एंटी नेशनल फीलिंग्स स्प्रेड ना करें। तो ऐसे माहौल सरकार को बनाने की जरूरत है, ताकि ये जो इंसर्जेंट्स हैं, नक्सल्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो अपने इस तरह के काले काम त्याग दें। फ्रॉम द आर्मी चीफ डाउनवर्ड्स नो वन कैन ऑर्डर अ सोल्जर टू ओबे एन अनलॉफुल कमांड। तो चाहे डीजीपी हो, चाहे कोई आर्मी चीफ हो, चाहे नेवी चीफ हो, चाहे एयरफोर्स का चीफ हो, कोई भी अपने छोटे रैंक ऑफिसर को नहीं कह सकता कि जाओ आप मेरे लिए उस आदमी को मार के आओ या उस टेररिस्ट को मार के आओ। ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं ये आपको लीगल मैंडेट के, लीगल सैंक्शन के अंडर आपको करने पड़ते हैं। तो किसी भी आर्म्ड ऑफिशियल को जिसने भी यूनिफॉर्म पहनी है, चाहे पुलिस की पहनी है चाहे आर्मी की पहनी है, उसको मजा नहीं आता किसी को ऐसे मारने में, उसको कोई सैडिस्टिक प्लेजर नहीं चाहिए। ये कानून उसको प्रोवाइड करता है सैंक्शन, तो वो जाके काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अगला, पुट आउट द डेटा बूस्ट द डोज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो प्रिकॉशन डोज की बात हो रही है। तो 25 दिसंबर को मोदी जी ने 2 फैसले अनाउंस किए। ठीक है जी, तो पहला ये था क्योंकि देखिए अब ओमिक्रॉन का वेरिएंट, अब उसके केसेस आ रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे में केसेस बढ़ रहे हैं। सो वैसे भगवान ना करे कोई लॉकडाउन हो या कोई इस तरह की स्थिति हो जो इस साल 2021 में हमने मार्च अप्रैल में देखी थी। तो 2 फैसले जो अनाउंस किए मोदी जी ने, एक तो था कि भी जो बच्चे 15 से 17 साल के एज ग्रुप में हैं वो भी एलिजिबल होंगे कोविड वैक्सीन के लिए। अभी तक तो 18 से ऊपर तक के लोग थे, अब 15 से 17 को भी कर दिया। दूसरा, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, या जो लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं जिनका उम्र 60 से ऊपर है, और खास करके जिनको कोई कोएग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, तो वो ऑन द एडवाइस ऑफ अ मेडिकल डॉक्टर वो एक 3rd शॉट भी ले सकते हैं, जिसको प्रिकॉशन डोज कहते हैं। अब बात ये नहीं समझ आ रही, मोदी जी ने तो बात कह दी लेकिन लोगों की समझ में ये नहीं आ रही कि प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज में क्या फर्क है। तो यहाँ पे उसमें ये उन्होंने ये बात बोली दैट द एलिजिबिलिटी फॉर द प्रिकॉशन डोज विल बी कि भाई आपने जो सेकंड डोज है, ठीक है, आपने सेकंड डोज आपको लगाए को कम से कम 9 महीने या 39 वीक्स हो जाने चाहिए उससे, ताकि आप ये जो सो कॉल्ड प्रिकॉशन डोज आप लगा सको। बट ये बात समझ नहीं आई दैट कौन सी वैक्सीन दी जाएगी फॉर दिस प्रिकॉशन डोज, कि वो कोविशील्ड होगी, कोवैक्सीन होगी, कौन सी वो होगी, ये बात समझ नहीं आई। अब बात आती है साइंस बैक्ड ओपिनियन की और साइंटिफिक एविडेंस की। कोरोना के चलते देखिए हर कोई साइकोलॉजिस्ट बन गया था, हर कोई वायरोलॉजिस्ट बन गया था, ठीक है, हर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गया था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बन गया था, घर बैठे बैठे हर कोई डायरेक्टर बन गए थे, कॉन्स्पिरेसी मूवीज डिजाइन करना, वायरस के बारे जानना, वायरोलॉजिस्ट बनना, साइकोलॉजिस्ट बनना। अब देखिए अब ये सब बातें जो हैं क्या ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हैं, जिसके चलते मोदी जी ने प्रिकॉशन डोज की बात करी है। द डिसीजन इज सेड टू बी बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी। एविडेंस क्या है, देखिए एडवाइस एक बात है, एविडेंस की बात करें कि ये एविडेंस प्रूव करता है कि हाँ कि प्रिकॉशन डोज की जरूरत है। देखिए ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस करी थी, ये बात तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि भाई जितना मर्जी आप जोर लगा लीजिए, चाहे ओमिक्रॉन आता चाहे ना आता, चाहे कल को 50 और वेरिएंट्स आ जाएं, लेकिन जो इम्यूनिटी है जो आपको 2 टीकों से मिलती है वो कभी ना कभी 8-9 महीने के बाद वेन कर जाती है। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने बात कही थी कि कोई वेरिएंट आए ना आए, लेकिन आपको साल में एक बार बूस्टर डोज चाहिए होगा। अब ये बातें तो पहले हो चुकी, लेकिन एविडेंस अभी तक इस बात का नहीं आया।
तो जो कुछ लोग हैं जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI, नाउ दे हैव रिटन और स्पोकन पब्लिकली अबाउट नॉट हैविंग इनफ साइंटिफिक एविडेंस टू एडमिनिस्टर द बूस्टर डोजेस। तो और खास करके कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया जो कंक्रीटली इस बात को सपोर्ट कर सके कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन की जरूरत है जो 18 साल से कम के लोग हैं। तो अब इसको प्रिकॉशन डोज क्यों कहा जा रहा है, बूस्टर डोज क्यों नहीं कहा जा रहा है? एविडेंस है नहीं, लेकिन हमने डोज की बात कर दी, सो कॉल्ड थर्ड डोज। चलो कोएग्जिस्टिंग जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको हाइपरटेंशन, शुगर, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, तो उनको एक थर्ड शॉट मिल जाएगा। तो क्या ये बूस्टर डोज है कि प्रिकॉशन डोज है? तो इस तरह के कितने प्रिकॉशन डोज लगाने पड़ेंगे और क्या ये सेफ है लगाना? कोई एविडेंस है उस चीज का? नाउ व्हाई इज द एविडेंस बेस्ड डिसीजन ऑल द मोर इंपॉर्टेंट? इस फैसले के बाद जो मोदी जी ने 25 दिसंबर को अनाउंस करे हैं, दिस विल मेक नियरली अराउंड अबाउट 8 करोड़ चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर द प्राइमरी वैक्सीनेशन, जो 15 से 17 साल के बीच के बच्चे हैं, एंड 3 करोड़ हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड 10 करोड़ ऑफ द एल्डरली। तो यानी कि 20 करोड़ लोग हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर दिस सो कॉल्ड प्रिकॉशन डोज। अब जो सेरो सर्विस है वो कह रहे हैं कि भाई एंटीबॉडीज तो सबके अंदर बहुत आ चुकी है। सेरो सर्विस तो ये कह रहे हैं दैट मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया दे हैव ऑलरेडी गॉट नेचुरल इन्फेक्शन, मे बी अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, चाहे वो घर पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड उनके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। सो स्टडीज ये भी बताती हैं कि बच्चों को इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं आती कोरोना वायरस की जितनी एल्डरली लोगों को, यानी कि जो अडल्ट 18 साल से ऊपर को जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है उतनी छोटे बच्चों को नहीं आती है। तो उनको प्रिकॉशन डोज देने की बात फिर क्यों की जा रही है? उसके बाद कंडीशनल प्रिकॉशन डोज, यानी कि एक नोट 25 दिसंबर को अनाउंसमेंट करी, 27 दिसंबर को ये कहा गया, 27 दिसंबर को ये अनाउंसमेंट करी दैट जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं और जिनको कोई किसी किस्म की कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि उनको प्रॉब्लम है शुगर की, हाइपरटेंशन की, कैंसर है, कोई इस तरह की सीरियस एलिमेंट है, तो डॉक्टर की एडवाइस पे वो प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 60 इयर्स एंड अबव विद कोमॉर्बिडिटीज, तो ऐसे 10 करोड़ लोग हैं। तो इसका मतलब कि 10 करोड़ लोग डॉक्टर्स के पास एडवाइस देने जाते रहेंगे। या तो आप मैंडेटरी ही कर दो, या तो अब ये क्लॉज हटा दो कि आपको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। ये जो कंडीशनल प्रिकॉशन डोज है, अब सरकार ने सेफ प्ले कर दिया क्या कि भाई आप जो 60 साल से ऊपर हैं वो जाके अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके आए। तो 10 करोड़ एडवाइस, यानी कि 10 करोड़ लोग जाएंगे डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर्स इतना टाइम है कि वो एडवाइस देते रहेंगे। तो या तो आप मैंडेटरी ही कर दो, ये कंडीशन हटा दो कि भाई जिसको कोमॉर्बिडिटी है, साइंटिफिक एविडेंस हो आपके पास, साइंटिफिक एविडेंस कहता है कि हाँ भाई आपको टीका तीसरा लगना चाहिए। अब उसको आप बूस्टर डोज कह रहे हैं, प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं, वो अब डॉक्टर्स आपको ज्यादा बेटर बता सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन क्यों लगाने की जरूरत है यहाँ पे? क्योंकि उनको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। अब डॉक्टर्स तो हेसिटेट करेंगे प्रिस्क्रिप्शन देने से, बिकॉज वैसे ही इट टुक अ सेकंड वेव टू कम इन इंडिया, जिससे लोगों को वैक्सीनेशन हेसिटेंसी से बाहर निकले। नहीं तो लोगों को तो इस बात का डर था कि मेरे को टीका लग जाएगा तो मैं बंदर बन जाऊंगा, चिंपैंजी बन जाऊंगा, इंपोर्टेंट हो जाऊंगा, इस तरह के गलत गलत लोगों ने वहम पाले हुए थे। अब तीसरा जो अब ये जो डोज की बात की जा रही है, अब इसके चलते तो लोग फिर और हाइप मचाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स भी फिर बहुत सेफ प्ले करना चाहेंगे। वो बोलेंगे यार कुछ बोलेंगे तो फिर कल को हमारे ऊपर इल्जाम लग जाएगा, बंदा मर जाए इंजेक्शन के बाद। तो इस तरह की फिर से वो फेक बातें स्प्रेड होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी है तो वो जाके अपना प्रिकॉशन डोज लगा ले, लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस सामने आना चाहिए कि भाई वाकई में जो लोग 60 से ऊपर के हैं, जिन्होंने 2 टीके लगवा लिए हैं, उनको सच में एक तीसरे टीके की जरूरत है, और खास करके बच्चों को भी जो 15 से 17 साल के बीच में है। द इंडियन गवर्नमेंट शुड अर्जेंटली कंसिडर एडमिनिस्ट्रिंग अ थर्ड डोज फॉर ऑल द इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। चलिए अगला आर्टिकल, ये लास्ट आर्टिकल आज का, डिजिटल पब्लिक गुड्स। सो अब इसमें क्या बात करी गई है? अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल इंडिया। देखिए चाइना के पास बहुत पैसा है। चाइना की हम बात करें तो चाइना के बहुत एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। तो चाइना अपना फॉरेक्स रिजर्व इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज करना चाह रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है जितना चाइना के पास है। अब इंडिया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना अगर लीड ले रहा है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो भी इंडिया को भी बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप करने का। मोदी जी ने कहा था ना इंडिपेंडेंस डे पे कि कम से कम 100-110 लाख करोड़ का हम बजट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे लगाने आने वाले 5-6 सालों में। लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम डिजिटल इंडिया की बात करें, इंटरनेट की बात करें, आईटी की बात करें, तो वो हमारे पास लेवरेज है। इतना लेवरेज शायद अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो शायद इतना लेवरेज और किसी देश के पास नहीं होगा जितना इंडिया के पास है। नाउ हियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एम्बार्क ऑन डिजिटल डिप्लोमेसी so that India can take its made in India digital public goods to hundreds of emerging countries. चाइना क्या कर रहा है? चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरेशियन कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में वो हाईवेज बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, और बहुत
लोन्स भी दे रहा है, जिसको हम पर बाद में ये जो छोटे मोटे देश हैं ये डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि चाइना को पैसे तो बहुत ज़्यादा दे देता है कि भाई आप अपने यहाँ पे सड़कें बनाइए, पोर्ट्स बनाइए, लेकिन ये जो छोटे मोटे देश हैं इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चाइना के दिए हुए पैसे को वापस दे सके, जो लोन्स चाइना दे रहा है उसको वापस दे सके। लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चाहे डिजिटल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने करोड़ों सैकड़ों डॉलर्स नहीं लगते हैं, ठीक है ना। दिस कुड बी अ स्ट्रेटेजिक एंड इफेक्टिव काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। India is pioneering the concept of digital public goods that enhance the ease, transparency and speed with which individuals, markets and governments interact with each other। पिछले 2 सालों से तो इंटरनेट हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है। तो जैसे कि आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, आपको बिजली चाहिए, एसी चाहिए, हीटर चाहिए, है ना, कपड़े पहनने के लिए चाहिए, उस तरह से आपकी लाइफ इंटरनेट के बिना भी आज के टाइम पे हैंडीकैप्ड है, ठीक है। तो इंटरनेट आपकी लाइफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है। हम भी अगर कनेक्टेड है तो इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड है। सो इस करके इंटरनेट की सिग्निफिकेंस, डिजिटल गुड्स की सिग्निफिकेंस पिछले 2 सालों में तुमने ज़्यादा ही देखी है। अब तो काम करने का पूरा एटमोसफेयर ही बदल गया। आप कहीं मर्जी बैठ के काम कर सकते हैं, है ना। आप चाहे कहीं बीच साइड बैठे हैं, कहीं किसी पहाड़ में बैठे हैं, किसी कैफे में बैठे हैं, कहीं बैठ के भी आप काम कर सकते हैं। तो डिजिटल प्रेजेंस हमारे लाइफ में बढ़ गई है। तो कैसी है डिजिटल प्रेजेंस हम और डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ अनलाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पोर्ट्स, हाईवेज, डिजिटल पब्लिक गुड्स जो हैं दे हैव शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, यानी कि हाईवेज को बनने में, पोर्ट्स को बनने में तो 25 साल 20 साल लग जाते हैं। लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसको इतना टाइम नहीं लगता, दैट इज इजिली अवेलेबल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम आधार की बात करें, डीबीटी की बात करें, चलो अभी आज ही हमने एडिटोरियल में आधार के लीकेजेस की भी बात करी, बट प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें देखनी चाहिए हमको। बट नेवरदलेस इंटरनेट के आने से ई गवर्नेंस की बात करते हैं, हम गवर्नेंस की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, गवर्नमेंट सर्विसेज एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। सो दिस ऑब्वियसली मेक्स द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट मोर क्लोज टू ईच अदर एंड दिस मेक्स द इंटरफेस वेरी ट्रांसपेरेंट, राइट। सो इशुएंस ऑफ पासपोर्ट्स, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हो रहा है, ठीक है। अब आपको बड़े बड़े कागज पत्र तो नहीं लेके जाने पड़ते हैं, ठीक है। अब आज के टाइम पे आपके पास आधार कार्ड फिजिकल फॉर्म में भी नहीं है तो भी आप अपने ई आधार कार्ड अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, अपने लाइसेंस को फ़ोन पे डाउनलोड करके रख सकते हैं, डिजिटल जिसको हम डिजी लॉकर ऐप में आप उसको करके रख सकते हैं। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई है ना, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिजिटल गुड्स हैं ये इनका डेप्रिसिएशन नहीं होता। जैसे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाता है, लेकिन डिजिटल गुड्स की बात करें इनका डेप्रिसिएशन नहीं होता, ये और अप्रिशिएट करती हैं। सो फॉर एग्जांपल, कंपाउंडिंग ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एविडेंट एज मोर एंड मोर पीपल यूज द सेम टेक्नोलॉजी, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। अब हाईवे है, सड़क है, जितनी मर्जी अच्छी बनी हो, 20-25 साल के बाद उसमें कुछ ना कुछ तो क्रैक्स आने शुरू होंगे। मे बी अगर अच्छी क्वालिटी का उसमें नहीं सीमेंट लगाएगा तो हो सकता है कि 5-7 साल में भी हो जाए। लेकिन हम पेटीएम की बात करें, गूगल पे की बात करें, फोन पे की बात करें, इस पे आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आप पैसे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। आप और कोई ऑनलाइन सर्विस यूज कर रहे हैं, अमेजॉन की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो ये तो 20-25 साल के बाद यहाँ पे तो कोई क्रैक्स नहीं आएंगे ना, ये तो और चीजें बढ़ेंगी, और लोग फेसबुक यूज करेंगे, और लोग अमेजॉन यूज करेंगे, और लोग ई कॉमर्स यूज करेंगे, पेटीएम यूज करेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी। तो इस करके हम अगर बात करें डिजिटल टेक्नोलॉजीज की, डिजिटल प्रोडक्ट्स की, तो आने वाले समय में इनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और इसके साथ के साथ इंडिया की जो डिजिटल डिप्लोमेसी है, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड विल बी वेलकम्ड बाय ऑल इमर्जिंग इकोनॉमीज स्टार्टिंग फ्रॉम पेरू टू पोलिनेशिया एंड फ्रॉम कीनिया टू कजाकिस्तान। तो ये डिजिटल एज का पीरियड है, फ्रॉम स्टोन एज, नाउ वी आर इन द डिजिटल एज, डेटा इज द न्यू गोल्ड एज वी से दैट। नाउ दिस विल डेफिनेटली बूस्ट इंडियाज ब्रांड पोजिशनिंग एज अ लीडिंग टेक्नोलॉजी प्लेयर इन द डिजिटल एज। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही। तो मिलेंगे नए साल में एडिटोरियल्स के साथ। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। सो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और प्रीलिम्स के लिए बहुत कम समय रह गया दोस्तों। तो जो हमारे कोर्सेज हैं जो अभी मैंने शेयर किए थे इस लेक्चर की शुरुआत में, तो जल्द से जल्द जाके उनको एनरोल करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस में, आपकी सक्सेस में हम भी आपके साथ पूरी सपोर्ट कर सकें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।